अध्याय 6। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों और जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन, वस्त्र मिट्टी से उगने वाले भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है। अपक्षय व आक्रमण के विभिन्न कारक जनन सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण किया जाता है। मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं उच्चावच जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और जीव रूप में समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, हुमस, जल और वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा में मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक अधिक या कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान पर वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या आप गड्ढे में मिट्टी के परतें समरूप थी, अथवा इससे शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदे और मिट्टी को देखेंगे, वहाँ पर मृदा की 3 परत दिखाई देती है, जिसे संस्तर कहा जाता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोग होता है। संस्तर और गा संस्तर के बीच संक्रमण होता है। नीचे व ऊपर के पदार्थों से प्राप्त होता है। इनमें से कुछ जैव पदार्थ तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। गा संस्तर की संरचना ढीली जनक सामग्री में होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है। अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान या आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिनका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। मृदा का वर्गीकरण। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृतिक, जलवायु, परिमंडल और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को मुख्य 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। उर्वर, जो उपजाऊ, और ऊषर, जो अनुवर थी। 14वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषता तथा बाह्य लक्षण जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी के आधार पर किया जाता था। गठन के आधार पर मिट्टी के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृण्मयी, पांशु, दोमट। रंग के आधार पर ये लाल, पीली, काली मिट्टी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मिट्टी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए गए और सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधीन में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक रूप बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने मृदाओं की उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। ये वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग USDA मृदा के आधार पर है। मृदा भारत में मिट्टी को निम्न ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में मिट्टी को निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। पहला, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल्स, एम्फिसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, अर्बिसोल्स, मर्सन। भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू विज्ञान प्रकाशन संख्या 94।
उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर भारत में मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीठमय मृदा, वन मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान व नदी घाटियों में विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग से ढकी हुई हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों सहिताओं से वाहित निक्षेपित किया जाता है। राजस्थान के संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान पर फैली मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत प्रदेश में पूर्वी तट के किनारों, नदी के डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा गठन बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी मैदान तथा मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिशत बाड़ों के द्वारा निक्षेपित एक नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुरानी जड़ोरक होता है जिसका जवाब बाणकण मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृगाओं में कैल्शियमी संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा घाटी के मैदानों और ब्रह्मपुत्र घाटी में मृदाएं अधिक धूमटी और मृणयी होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़क के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जा सकती है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग में, दक्कन के पठार में, उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर व कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मिट्टी मृणय, गहरी और अपारगम होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने के बाद ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के भय से इस स्थिति के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके दौरान फसलों को विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले रंग और स्लेटी रंग के विभिन्न पदार्थों के बीच अभाव में होता है। लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल धूमट्टी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार और क्रांतिक चट्टानों में लोहे के व्यापक मिश्रण के द्वारा होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कड़ी वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इनके विरुद्ध मोटे कणों वाली उच्च मृदाओं की अनुवर होती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी एक लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट समुदाय उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा ये लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा
के तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लो ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं केचुए के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों की उपजाऊ बनाने के लिए मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसी फसलों के लिए यह लेटराइट मृदाएं सर्वाधिक उपयोग है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का उपयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा के असम के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी कलर का होता है। यह सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। इन क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा अधिक होती है और इसके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस समान मात्रा में अधिक होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तलीय संस्तरों में कंकड़ों की परत पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं की पौधे में सतत वृद्धि की नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं सर्वाधिक विशिष्ट शुष्क जलवादी पश्चिमिस्तान से अभिलक्षण रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदा अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें हुमस और जैव पदार्थ की कम मात्रा पाई जाती है। लवण मृदाएं, ऐसी मृदाओं को ऊष्ण मृदा कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। अंतर ये अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अववाह के कारण में लवणों की मात्रा बढ़ती है। यह मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों के अनुकूल पाई जाती हैं। इनकी रचना बलुई से लेकर धूमिति तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाएं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुदूर वनों में होता है। कच्छ के रनों और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में उपसतह में जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाएं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरी क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जल मृदा भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और मृदा की ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। पीठमय मृदा, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को हुमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर यह छायरी भी होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। वन मृदाएं, अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन स्थलों पर बनती हैं। ये मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण परिवर्तन के अनुसार मृदाओं के गठन और संरचनाएं बदलते रहती हैं। घाटियों में धूमिटी और पारसी होती हैं और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कण वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छिद्र क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम हुमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा उर्वर होती हैं। ऊपर की चर्चा से प्रस्तुत मृदा, इनका गठन, गुण, प्रकृति, फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण और वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं जिसको किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, अच्छे और निम्नीकृत हो सकती है। यदि समय पर उनकी सही उपचार किया जाए तो इनमें सुधार भी होता है। मृदा उस तंत्र के सामान्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिस पर वो स्वयं एक अंग है। मृदा अवकर्षण, मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों का क्षय मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है।
मृदा अवकषण की दर भू आकृति, पवनों गति और तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाते हैं। बहते हुए जल और पवनों की अपरदनात्मक एवं मृदा निर्माणकारी क्रियाएं सभी एक साथ साथ घटित हो रही हैं। समानता इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी के परत में कार्यों कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ गया है, जिससे मृदा के अपरदन की दर काफी बढ़ गई है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियों को काफी हद तक उत्तरदायी ठहराया जाता है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियाँ काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगी है। मानव बस्तियाँ, कृषि, पशुचारण, अन्य व्यवसायों की पूर्ति के लिए वन व अन्य प्राकृतिक वस्तुएं साफ कर दी जाती हैं। मृदा को हटाने और उसका प्रबंधन करने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढलानों वाले प्रदेशों में बहते जल के द्वारा किया गया अपरदन है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो मुख्य रूप में होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमि और मूसलाधार वर्षा के बाद इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन समानता तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी अवनालिका कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वह कृषि के लिए अनुकूलित हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिका तथा बृहण संख्या में अधिक होते हैं उसे उखाड़ भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बृहण बहुत विस्तृत है। इसके अत्यधिक तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बृहण में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह से क्षेत्र में अवनालिका अपरदन संभव है? मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदियों की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आते हैं और कृषि भूमि की क्षति भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर ये मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले स्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा का प्राप्त हुमस नहीं मिलता है, रसायन इसे कठोर बना देते हैं। दीर्घ काल से इसकी उर्वरता घटती जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी हैं। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकषण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकषण के कारक लाखों टन मृदा और उसके पोषक का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता भी पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि मृदा के उद्ग्रहण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मृदा संरक्षण, यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो ये स्पष्टता मानव द्वारा रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े हुए प्रकृति मानव की अपनी व्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन व क्षय को रोका जाता है और मिट्टी के निम्नलिखित दिशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धति को द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला कम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा भूमि पर खेती करना जरूरी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेना चाहिए। भारत में विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे कि विस्तृत क्षेत्र में वन अपरदन चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्प्रभाव से अवगत करवा कर इन्हें
अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समरुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समरुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियमित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती और शस्यावर्धन आदि उपचार ऐसे करके जिनका उपयोग करते मृदा अपरदन को कम करके प्रयोग किया जा सकता है। अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अवनालिकाओं में बड़ी संख्या पर अवनालिका जल अपरदन तीव्रता कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला अपनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष पर फैलाव और नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति को रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीले के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि इसे रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाह में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CAZIRI ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के उपयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजना बना रहा है। यह योजना जलवायु की दशाओं, भूमि असंतुलन और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित योजना एक दूसरे के तालमेल बनाए बिना चलाई जा रही हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि के उपयोग की समन्वित योजना ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाया जाना चाहिए और भूमि का सौदा स्वीकृत किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का नियामक दायित्व उन लोगों पर है जो इसका प्रयोग करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।